Assalamu alaikum. Students, welcome back to my YouTube channel to explore Pakistan globally. आज का हमारा टॉपिक मेन सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 मीन फर्स्ट चैप्टर। उसका टॉपिक है, मौजू है हमारा नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, which was started from 1990 to 1990, started from 1919 and government was ended in 1993. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, क्योंकि मियां मोहम्मद शरीफ के बेटे नवाज शरीफ साहब हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके जो कैपिटल सिटी है लाहौर से था, और उनकी अर्ली एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट होती है, और उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर भी पंजा आजमाई की, लेकिन ऐड दिए हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर उतरे, और उनके वालिद मोहतरम ने जनरल ज़िया हक के साथ उनकी कुछ बैठक करवाई, वहीं से प्रैक्टिकली वो अपनी पॉलिटिक्स का उन्होंने आगाज़ किया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से पहले किन किन ओहदों पर फाइज रहे हैं, ये थोड़ा मुख्तसर सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये किसी टाइम में पहले सूबा पंजाब के वज़ीर ख़जाना रहे पहली मरतबा, फिर दूसरी मरतबा ये सूबा पंजाब के वज़ीर ख़जाना अप्रैल 1985 टू अगस्त 1990 तक ये CM पंजाब वज़ीर आला पंजाब रहे। फिर उसके बाद ये प्रोविंशियल पॉलिटिक्स से निकल के ये जो सेंट्रल पॉलिटिक्स जो थी उसकी तरफ आते हैं। तो ये पहली मरतबा 1990 में ये इलेक्शन हेल्ड होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, और उसके केयर टेकर इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुलाम मुस्तफ़ा जतोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उन्होंने ही एक पार्टी बनाई थी IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, MNA बने, और उसके बाद ये नवंबर 1990 और नवंबर की भी 6 डेट को 6 तारीख नवंबर की 1990 में ये जाके वज़ीर आज़म बनते हैं। और उस टाइम जो सदर पाकिस्तान थे वो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब थे। ये था उनका मुख्तसर सा तारफ़, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिकली दौरे हुकूमत स्टार्ट हो जाता है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं पाकिस्तान के, और इनका दौरे हुकूमत का जो पहला पॉइंट है जो कि सिलेबस के मुताबिक है वो ज़री पॉलिसी का ऐलान है, अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी का ऐलान करते हैं और 1991 में, और इस पॉलिसी के तहत किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए 10 करोड़ रुपए की अमाउंट का फंड जारी करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस करती है हमारी ज़राअत के ऊपर। और किसी भी गवर्नमेंट की हमेशा प्रेफरेंस यही होती है और होनी चाहिए कि वो अपनी जो बेस है, हमारी बेस हमारी कंट्री की, वी आर नॉट अ इंडस्ट्रियल स्टेट, हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना, साउंड करना, उसको उसके अंदर जो नित नए तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम जिद्दत लेके आना, उसको मॉडर्नाइज साइंटिफिक बेसिस के ऊपर उसको बिल्ड करना। तो 10 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं जिसके ज़रिए किसानों को फैसिलिटेट किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, निजकारी कमीशन बनाते हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाते हैं। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब दौरे हुकूमत में आते हैं 1970 में, तो वो आके नेशनलाइजेशन करते हैं। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के बड़े बड़े इदारे होते हैं उनको गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लेती है, उनको परचेज कर लेती है। और प्राइवेटाइजेशन क्या होती है कि वो इदारे जो गवर्नमेंट को खसारे में लेके जा रहे हों, वो अर्निंग की बजाय, वो मुनाफा देने की बजाय नुकसान में जा रहे होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट प्लान करती है कि किसी तरीके से इन इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, सेल आउट कर दिया जाए, और इससे जो पैसे मिलते हैं फिर वो कौमी ख़जाने के अंदर जमा करवाए जाते हैं और उससे नए डेवलपमेंट वर्क्स
स्टार्ट किए जाते हैं। अब ये निजकारी कमीशन बनता है 1991 में, और इसमें सरकारी बैंकों, मालियाती इदारों में इस्लाहात की गई, रिफॉर्म्स लाई गई, और उसमें मुख्तलिफ प्राइवेट शोबे जो थे, उसमें बैंक, प्राइवेट शोबे में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई की गई, जिसमें हौसला अफजाई की गई और कुछ बैंक और दीगर निजकारी और कुछ दीगर महकमों को निजकारी कमीशन के ज़रिए फ़रोख्त कर दिया। और उस टाइम जो इंडस्ट्रियल यूनिट सेल आउट किए गए थे, शोबे, वो 66 थे, 66 थे, और उसमें 2 बैंकों को भी प्राइवेटाइज किया गया था, जिससे मिलने वाली जो रकम थी वो कौमी ख़जाने में जमा करवा दी, और कौमी ख़जाने के ऊपर इसके बाद काफ़ी मुस्बत असरात पहुँचे, क्योंकि जो उन इदारों के अंदर एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज जो थी वो उनकी डेवलपमेंट के लिए काम एक्स्ट्रा फंडिंग की जाती थी या एक्सपेंसेस होते थे गवर्नमेंट के, वो स्टॉप हो गए। नंबर 3 पॉइंट, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा। एक याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक मुआहदा तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे, जो वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन से 1960 में हुआ था। कंफ्यूज नहीं है उनको, इसके साथ मिक्स नहीं है, वो एक्सटर्नल मैटर था इंडिया और पाकिस्तान, ये इंटरनल मैटर था कि हमारे जो बॉडीज़ हैं, जो इकाइयाँ हैं, सूबे जिनको कहते हैं, प्रोविंसेस, उनके यहाँ पानी की तकसीम का मसला था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मसले को सुलझाया, ख़त्म करवाया, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस हो सके चारों सूबों के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द 4th पॉइंट, बैतुल माल का क़याम, सेटअप ऑफ बैतुल माल। अब बैतुल माल का क़याम 1992 में आता है, और बैतुल माल का क़याम सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए आता है। और आर्डीनेंस क्या होता है? अब एक कोई भी एक काबीना एक रेजोल्यूशन तैयार करती है, प्रपोजल बनाती है, कैबिनेट कमेटी, फिर उसके बाद कैबिनेट के पास जाता है। अगर उस टाइम के अंदर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो, नेशनल असम्बली का, तो वहाँ से मंजूर करवाया जाता है, असम्बली में पेश किया जाता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, राय शुमारी होती है, फिर उसके बाद उसको अप्रूवल मिलती है। अगर अप्रूवल ना मिले, अप्रूवल उसको ना मिल सके, तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि वो डिसमिस हो जाता है। ये तो अलग डिस्कशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दूसरी जो असल चीज़ सदारती आर्डिनेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। उस टाइम में क्या होता है कि मिनिस्टर को इख्तियार होता है कि वो प्रपोजल बना के वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास लेके जाए, और प्रेसिडेंट उसकी रीडिंग करके उसका एग्जामिनेशन के बाद उसके ऊपर साइन कर दे, तो वो सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए भी दूसरा तरीका ये होता है किसी भी चीज़ की पॉलिसी को मंजूर करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। इसका मेन मकसद क्या था कि गरीबों की इआनत की जाए, उनकी इमदाद की जाए बैतुल माल के ज़रिए। नंबर 5, खारजा पॉलिसी। अब खारजा पॉलिसी क्या होती है? किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी खारजा पॉलिसी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। किसी भी मुल्क के सर्वाइवल पूरी दुनिया के अंदर तब होता है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी बेटर हो और दूसरे ममालिक के साथ उसके जितने अच्छे रिलेशंस होंगे बराबरी के बुनियाद पर, तब जाके वो कंट्री अच्छे तरीके से फ्लोरिश हो सकता है। हर हिसाब से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। और खारजा पॉलिसी उस टाइम जो थी वो मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर क्या थी कि उस टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि सोवियत यूनियन जो रशिया ने बनाई थी उसके तहत एक बहुत बड़ा महाज गरम था, और अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की। और एक बात ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के अंदर अमन की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। मुख्तलिफ 2 ग्रुप्स के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कोई डिस्प्यूट बन रहा था, पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया है, सुलह करवाने की कोशिश की है, मीडिएशन करवाने की कोशिश की है, और कोशिश जारी रखी। और मसला कश्मीर के हल के लिए भी भारत को बाज़ाब्ता तौर पे उसको इनवाइट किया कि डायलॉग के ज़रिए, वार के ज़रिए नहीं, डायलॉग के ज़रिए इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन वो मुज़ाकरात जो थे वो स्टार्ट तो हुए, लेकिन वो बामकसद ना हो सके। 1992 में भारत में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया।
اب وہ جو بابری مسجد ہے وہ بہت پرانی ہسٹوریکل ماسک ہے، مسلمانوں کے لیے وہ بہت اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، مسجد بہت ہی معتبر اور مکرم مقام ہوتا ہے، تو ہندوؤں نے اور وہاں کی گورنمنٹ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم جاری کر دیا، اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی مذمت کی اور نیشنل اسمبلی کے اندر مذمتی قرار داد، اس کو کنڈیمڈ کیا، اس گورنمنٹ کے جو سٹیپ لیا گیا اس کو کنڈیم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تو حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے امریکہ نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے، اچھا وہ حملہ کیا تھا؟ اب کہا تو یہ جاتا ہے کویت نے، کیونکہ کویت پہلے عراق کے ساتھ تھا، تو اس ٹائم میں کویت کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ ہمارا تیل چوری کر رہا تھا، امریکہ نے آ کے اس کے اندر کود پڑا، تو پھر اس کے بعد معاملات الجھنا شروع ہو گیا، تو جس میں پاکستان نے کوشش کی کہ محتاط طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو سیٹ کیا جائے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کروائی جائے۔ نیکسٹ کا پوائنٹ تھا نواز شریف حکومت کا جو پہلے گورنمنٹ کے ٹائم کا ٹینیور کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ عوامی منصوبے تھے۔ عوامی منصوبے کون سے تھے؟ جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں، ان کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم اور موٹر ویز پروجیکٹ، جو کہ پہلے تو لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا، لیکن آج وہ موٹر وے بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، وہ بہت اچھا سٹیپ تھا۔ تو اس کے بعد یلو کیب اسکیم جو تھی، اس کے بعد گرین کیب بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پنجاب نے اسٹارٹ کی۔ تو مختلف ٹائمز میں نواز شریف حکومت نے بھی، اس کے بعد پنجاب حکومت میں ان کے چھوٹے بھائی نے بھی یہ اسکیم اسٹارٹ کی تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ تھے ان کے 6 مین پوائنٹس۔ اب اس سے نیکسٹ پوائنٹ کیا؟ نواز شریف حکومت کی برطرفی، اس کی ڈسمسل کیسے ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنتی ہیں، ان کے پہلے ٹینیور میں، بے نظیر کے پہلے ٹینیور میں بھی اور نواز شریف کے پہلے ٹینیور میں، ان دونوں حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے جس شخص نے ورلڈ کپ جیتا وہ غلام اسحاق خان تھے، وہ صدر پاکستان تھے۔ تو انہوں نے 52B کا سہارا لیتے ہوئے، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے 8th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ پاور جو تھی وہ صدر کو دی گئی تھی، تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے صدر کے پاس اختیارات ہوئے، وہ کسی بھی ٹائم میں کوئی الزام لگا کے، کوئی کسی چیز کو بیس بنا کے وہ حکومت کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ تو تختہ الٹ دیا گیا، تو بعد میں سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس حکومت کی جو برطرفی جو تھی اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور اس چیلنج کو انلیگل ڈکلیئر کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ اور اس ڈیوریشن میں پھر ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے جن کا نام تھا شیری مزاری، مسٹر بلیخ شیر مزاری۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ سیٹل ہوتا تو اس کے بعد ریسٹور ہو جاتی پھر گورنمنٹ میاں محمد نواز شریف کی۔ اس کے بعد پھر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان چپکلش جاری رہتی ہے، اور وہ چپکلش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ایٹ دی اینڈ دونوں صاحبان کو معاہدہ کاکڑ کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ کاکڑ، جو کہ عبد الوحید کاکڑ تھے، ایک فارمولا انٹروڈیوس کروایا گیا جس کے تحت دونوں پرسنالٹیز نے، میاں محمد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ سے ریزائن کر دیا اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے اپنے پریزیڈنشل شپ سے ریزائن کر دیا۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ جو ہوتا ہے۔ یہ تھا پہلا دور حکومت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس میں کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا دور حکومت بھی ساتھ میں دوسری ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔